अच्छा, कभी सोचा है कि नदियाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वो तो सभ्यताओं की जीवन रेखा होती हैं, है ना? तो चलिए, आज हम भारत की उन्हीं जीवन रेखाओं की कहानी में उतरते हैं। खास तौर पर हिमालय से जन्मे उन विशाल नदियों की जो करोड़ों लोगों की कह सकते हैं तकदीर लिखती हैं। तो शुरुआत करते हैं जबरदस्त तस्वीर के साथ। यहाँ देखिए कैसी एक नदी ताकतवर हिमालय के सीने को चीरकर अपना रास्ता बना रही है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये प्रकृति की वो जिद है, वो शक्ति है जो पत्थर को भी अपने हिसाब से ढाल लेती है। और यही सवाल हमारी इस पूरी पड़ताल का केंद्र बनेगा। हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की महान उत्तरी नदियों की कहानी आखिर है क्या। देखिए, इन बड़ी बड़ी नदियों को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। मतलब वो भाषा जिसमें जमीन पर पानी के बहने की पूरी कहानी लिखी जाती है। तो सबसे पहला शब्द है अपवाह। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भी इलाके की नसें और धमनियां होती हैं, है ना? एक पूरा नेटवर्क जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और ये पूरा इलाका जहाँ से एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियों को पानी मिलता है, उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन। मतलब इस बेसिन में गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद घूम फिरकर उसी एक मेन नदी में जाकर मिल जाएगी। और जो ऊंचा इलाका इन दो ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करता है, वो कहलाता है जल विभाजक या वाटर डिवाइड। सबसे आसान उदाहरण है घर की ढलान वाली छत। पानी दोनों तरफ बहता है पर कभी आपस में मिलता नहीं, बस यही काम जल विभाजक का है। अब अगर हम ज्योग्राफी की नज़र से देखें तो भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है और दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इन्हें पानी बारिश से भी मिलता है और ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से भी, इसीलिए ये साल भर बहती हैं। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। तो ये एक ही देश में दो अलग अलग नदी परिवारों की कहानी है। तो अब हमारा पूरा ध्यान रहेगा उत्तर के इन विशालकाय दिग्गजों पर। वाकई बर्फीली चोटियों से निकलकर समंदर तक का इनका सफर किसी महाकाव्य जैसा ही है। पता है, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प क्या है? ये एक नदी का पूरा जीवन चक्र दिखाती है। पहाड़ों में उसकी तेज तर्रार युवावस्था, फिर मैदानों में आकर वो कैसे शांत हो जाती है और घुमावदार मोड़ बनाती है, और आखिर में समंदर से मिलने से पहले अपने साथ लाई मिट्टी से उपजाऊ डेल्टा बना देती है। और इन्हीं पहाड़ों से जन्म होता है तीन बहुत बड़ी नदी प्रणालियों का, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही उत्तर भारत की कहानी के मुख्य किरदार हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों जबरदस्त नदी प्रणालियों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। एक ऐसी नदी जिसका इतिहास भी इसके बहाव क्षेत्र जितना ही विशाल और पुराना है। और इसकी लंबाई जरा अंदाजा लगाइए, पूरे 2900 किलोमीटर। मतलब ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो कुछ जरूरी बातें इसके बारे में। ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, फिर भारत के लद्दाख में दाखिल होती है और बहुत ही खूबसूरत घाटियां बनाती है। और हाँ, 1960 की सिंधु जल संधि के मुताबिक भारत इसके पानी का 20% इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका सफर कई देशों की सीमाओं से होकर गुजरता है। सिंधु के बाद अब मिलते हैं गंगा से। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये तो हमारी संस्कृति की जीवन रेखा है। और ये तस्वीर, ये वो जगह है, वो पल है जब गंगा का जन्म होता है, देवप्रयाग में, जहां दो शक्तिशाली धाराएं भागीरथी और अलकनंदा मिलकर एक हो जाती हैं। यहां से शुरू होता है इसका 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर, जो भारत के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे उपजाऊ मैदानों को सींचता है, उन्हें जीवन देता है। और आखिर में हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, एक ऐसी नदी जो अपनी जबरदस्त ताकत और कई नामों के लिए जानी जाती है। इसकी खासियत ये है कि इसके कई नाम हैं। जब ये तिब्बत में होती है तो इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, फिर असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश पहुंचकर ये जमुना बन जाती है। मतलब जैसे जैसे इसका रास्ता बदलता है, इसका नाम भी बदल जाता है। अच्छा,
उत्तर भारत की बाकी नदियों से ये एक मामले में बहुत अलग है। ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत ज्यादा गाद यानी सिल्ट बहाकर लाती है। यही सिल्ट नदी के तल में जमा होकर उसे ऊपर उठा देती है। इससे उपजाऊ द्वीप तो बनते हैं, पर विनाशकारी बाढ़ का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो इन विशालकाय उत्तरी नदियों की कहानी से हमें आखिर क्या समझना चाहिए? ये इतनी जरूरी क्यों है? बात सीधी सी है। ये नदियां सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये वो नसें हैं जिनमें उत्तर भारत की जिंदगी बहती है। ये करोड़ों लोगों को पानी देती हैं, खेतों को सींचती हैं और हजारों सालों से इस पूरे इलाके की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की बुनियाद रही हैं। तो हमने बर्फ से जन्मी इन विशाल नदियों की कहानी तो देख ली, लेकिन भारत के दिल में बहने वाली उन प्राचीन नदियों का क्या? खैर, ये सवाल हमें एक और सफर के लिए तैयार करता है, प्रायद्वीपीय नदियों की दुनिया में, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो भारत की नदियों पर हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस दूसरे हिस्से में हम गोता लगाएंगे प्रायद्वीपीय नदियों और झीलों की दुनिया में। ये वो जीवन रेखाएं हैं जो हजारों सालों से दक्षिण भारत की जमीन और संस्कृति को सींचती आई हैं। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं, है ना? अगर हिमालय की नदियां हमेशा पिघलती बर्फ से जन्म लेती हैं, तो फिर भारत की जो बाकी बड़ी नदियां हैं, उनका सोर्स क्या है? इसका जवाब हमें देश के बहुत पुराने पठारी हिस्से की तरफ ले जाता है। तो अब हम बात करेंगे भारत की उन प्राचीन नदियों की जिनकी धड़कन ग्लेशियर से नहीं बल्कि आसमान से बरसते मॉनसून की ताल पर चलती है। इनकी कहानी, इनका स्वभाव हिमालय से आने वाली नदियों से बिल्कुल अलग है। देखिए, इन दोनों नदी सिस्टम्स में सबसे बड़ा फर्क है पानी के सोर्स का। जहां हिमालय की नदियों को ग्लेशियरों से साल भर पानी मिलता है, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर हैं। मतलब इनका जल स्तर मौसम के साथ घटता बढ़ता रहता है, जो वहां की खेती और जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करता है। और इसी वजह से ये नदियां आमतौर पर हिमालयी नदियों के मुकाबले छोटी और कम गहरी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन नदियों को पानी मिलता कहां से है? इसका जवाब है पश्चिमी घाट। पहाड़ों की ये शानदार श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत के लिए एक बहुत बड़े वाटर डिवाइड का काम करती है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी दीवार की तरह है जो तय करती है कि बारिश का पानी किस तरफ बहेगा, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर। और बस यहीं से दो तटों की एक कहानी शुरू होती है। कुछ नदियां पश्चिम की तरफ अपना सफर तय करती हैं, तो ज्यादातर पूरब की ओर बहती हैं। ये एक ऐसा भौगोलिक बंटवारा है जो भारत के नक्शे को एक अलग ही अंदाज देता है। हाँ, ज्यादातर नदियां तो पूरब की तरफ ही बहती हैं, पर कुछ हैं जो इस नियम को नहीं मानती। नर्मदा और तापी, ये दो बड़ी नदियां हैं जो इस धारा के खिलाफ, मतलब पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जा मिलती हैं। नर्मदा का सफर तो वाकई में अद्भुत है। ये एक भ्रंश घाटी यानी जमीन की एक गहरी दरार से होकर बहती है, और जबलपुर के पास तो कमाल ही हो जाता है। ये नदी मुलायम संगमरमर की चट्टानों को तराशती हुई मशहूर धुआंधार झरने के रूप में नीचे गिरती है। सच में एक ऐसा नज़ारा है जो कभी नहीं भूलता। अब रुख करते हैं उन ज्यादातर नदियों का जो पूरब की तरफ बहती हैं। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलने से ठीक पहले अपने मुहाने पर उपजाऊ मिट्टी के बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। इनमें चार सबसे प्रमुख हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए समझिए कि जिंदगी हैं। और इन सभी में सबसे विशाल है गोदावरी। लंबाई जानते हैं कितनी? लगभग 1500 किलोमीटर। अपनी इसी प्रभावशाली लंबाई के साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अपने इतने बड़े आकार और महत्व की वजह से ही गोदावरी को सम्मान से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? मतलब दक्षिण भारत के लिए इसकी अहमियत ठीक वैसी ही है जैसी उत्तर भारत के लिए गंगा की है। अच्छा, नदियों के बहते पानी की बात तो बहुत हो गई। अब जरा पानी के शांत रूप की तरफ चलते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे भारत की झीलों की दुनिया की। ये भी सोचने वाली बात है कि पानी हमारे लैंडस्केप को कितने अलग अलग तरीकों से गढ़ता है। एक तरफ नदी की तेज ऊर्जा है, तो दूसरी तरफ एक झील की शांत और ठहरी हुई खूबसूरती। तो झील आखिर है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो जमीन की सतह पर बने वो गड्ढे जहां पानी जमा हो जाता है, उन्हें ही झील कहते हैं। पर ये सिर्फ पानी से भरे गड्ढे नहीं हैं। ये टूरिज्म और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं।
और मीठे पानी की झीलों की वैल्यू तब और समझ आती है जब हमें ये पता चलता है कि हमारी धरती का 97% पानी तो खारा है। जीवन के लिए जरूरी मीठा पानी सिर्फ 3% है और उसका भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो फिर ये झीलें बनती कैसे हैं? पानी के ये जो शांत भंडार हैं, इनके बनने की कहानियां भी बड़ी दिलचस्प और अलग-अलग हैं। झीलों का बनना कोई एक दो तरीके से नहीं होता। कई बार जमीन के नीचे की जबरदस्त टेक्टोनिक हलचलें बड़े-बड़े गड्ढे बना देती हैं, जैसे कश्मीर की वुलर झील। कभी नदियां खुद ही बहते-बहते अपने घुमावदार रास्ते से एक हिस्सा अलग कर देती हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से भी झीलें बनती हैं और समुद्र तटों पर लैगून बन जाते हैं। और हाँ, हम इंसान भी तो हैं, जो बांध बनाकर बड़ी-बड़ी कृत्रिम झीलें बना देते हैं। भारत में मीठे और खारे दोनों ही तरह के पानी की शानदार झीलें मौजूद हैं। एक तरफ वुलर, डल और लोकतक जैसी मीठे पानी की मशहूर झीलें हैं, तो दूसरी तरफ सांभर, चिल्का और पुलिकट जैसी खारे पानी की झीलों के बेहतरीन उदाहरण भी है। चलिए, एक बार फिर इस नक्शे पर नजर डालते हैं। क्या इसमें वो बड़ी झीलें दिख रही हैं जिनकी हमने अभी बात की? पूर्वी तट पर चिल्का को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर एकदम उत्तर में वुलर झील को। इससे एक बात तो साफ है कि पानी के ये अनमोल भंडार पूरे देश में फैले हुए हैं। तो कुल मिलाके आज की बातचीत का सार ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की जल प्रणालियां असल में बारिश पर निर्भर नदियों और अलग-अलग तरीकों से बनी झीलों का एक बहुत पुराना नेटवर्क है, और हर एक की अपनी एक अनूठी कहानी है। इन नदियों और झीलों ने हजारों सालों से भारत के अतीत को संवारा है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर इनके भविष्य को कैसे संवारेंगे। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जो हम देखते हैं वो वैसा ही क्यों है? इसका एक बहुत बहुत बड़ा जवाब एक ही चीज में छिपा है, और वो है पानी। जी हाँ, पानी। पहाड़ों को चीरते हुई जबरदस्त नदियों से लेकर देश के दिल में बसी एकदम शांत झीलों तक, आज हम भारत के इन्हीं जलमार्गों की कहानी समझने वाले हैं। देखिए, पानी सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाता, ये तो एक कलाकार है, एक इंजीनियर भी। सोचिए जरा, हजारों लाखों सालों से इन्हीं नदियों ने चट्टानों को तराश कर गहरी गहरी घाटियां बना दी, दूर दूर तक उपजाऊ मैदान बिछा दिए और इस देश के भूगोल को वो शक्ल दी है जिसे आज हम सब जानते हैं। कह सकते हैं कि ये पूरी कहानी पानी की स्याही से ही लिखी गई है। तो चलिए अब इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, और इसे ठीक से समझने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें जान लेना जरूरी है। मतलब वो बातें जो ये तय करती हैं कि आखिर पानी कहाँ और कैसे बहेगा। तो सबसे पहला और जरूरी कॉन्सेप्ट है अपवाह तंत्र का, जिसे इंग्लिश में हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी शहर की सारी छोटी छोटी गलियां और सड़कें मिलकर एक बड़े हाईवे से जुड़ जाती हैं, ठीक वैसे ही अनगिनत छोटी छोटी धाराएं और नदियां मिलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और सारा पानी एक साथ समंदर तक ले जाती हैं। बस यही जो पूरा का पूरा नेटवर्क है यही अपवाह तंत्र है। तो सवाल ये उठता है कि पानी को कैसे पता चलता है कि उसे किस हाईवे पर जाना है? यहीं पर एंट्री होती है जल विभाजक की, या वाटर डिवाइड की। ये कुछ नहीं, बस कोई भी ऊंची जमीन हो सकती है, जैसे कोई पहाड़ या पठार। अब होता क्या है कि इसके एक तरफ गिरने वाला पानी एक नदी सिस्टम में चला जाता है और दूसरी तरफ गिरने वाला पानी किसी दूसरे सिस्टम में, बिल्कुल एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह, जो ये तय करता है कि कौन किधर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बटा हुआ है, और दोनों की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग अंदाज है। एक तरफ है वो नदियां जो हिमालय से आती हैं, और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये नक्शा अपने आप में भारत के भूगोल की पूरी कहानी कह रहा है। देखिए, उत्तर में वो बर्फीले पहाड़ों से निकलती विशाल नदियां, और फिर दक्षिण में पठारों से बहती हुई ये नदियां। ये सिर्फ दो अलग अलग नदी सिस्टम नहीं है, ये तो भारत के दो बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक चेहरे हैं, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सच में देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं वो बारहमासी हैं, मतलब ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और इनमें साल भर पानी रहता है। इनका सफर भी बहुत लंबा होता है, हजारों किलोमीटर का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, तो गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं, और इनका रास्ता भी हिमालय की नदियों के मुकाबले काफी छोटा और उथला होता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बहते हुए पानी यानी नदियों की बात, लेकिन कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है,
और वो है ठहरा हुआ पानी। जी हाँ, बात हो रही है भारत की झीलों की, जो सिर्फ पानी का जमावड़ा नहीं बल्कि अपने आप में जीवन का एक केंद्र होती हैं। तो नदियां अगर इस जमीन की धमनियों की तरह हैं, तो उन जगहों का क्या जहां पानी इकट्ठा होता है, जहां उसकी रफ्तार थम जाती है? यही तो हैं झीलें। ये नदियों के बहाव को कंट्रोल करती हैं, बाढ़ से बचाती हैं और अपने आसपास एक पूरी की पूरी दुनिया बसा लेती हैं। ये प्रकृति के विशालकाय रिजर्वायर हैं। अक्सर जब हम झीलों के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में बस खूबसूरत नज़ारे ही आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनकी अहमियत उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये पीने के पानी का सोर्स हैं, खेतीबाड़ी के लिए ज़रूरी है और न जाने कितने जलीय जीवों का घर हैं। खुद सोचिए, कश्मीर की डल झील या नैनीताल की झील के बिना क्या हम उन जगहों की कल्पना भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी झीलें बनती कैसे हैं? क्या ये हमेशा से यहीं थीं या इन्हें किसी ने बनाया है? इनकी पैदाइश की कहानियां भी उतनी ही मजेदार हैं जितनी ये खुद दिखती हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि इन झीलों के बनने के पीछे का राज क्या है। तो देखिए, भारत में झीलें कई अलग अलग तरीकों से बनती हैं। कुछ तो जमीन के अंदर की हलचल यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हैं। कुछ को हजारों साल पहले ग्लेशियरों ने बनाया। कभी कभी तो नदियां जब अपना रास्ता बदलती हैं तो पीछे एक झील छोड़ जाती हैं। समुद्र के किनारे लगून बन जाते हैं। और हाँ, हम इंसान भी तो हैं। हम भी नदियों पर बांध बनाकर बड़ी बड़ी झीलें बना देते हैं। भारत में ज्यादातर जो मीठे पानी की झीलें हैं ना, वो हिमालय की गोद में मिलती हैं। हुआ ये कि जब विशाल ग्लेशियर्स पहाड़ों से नीचे खिसक रहे थे, तो उन्होंने जमीन में गहरे गहरे गड्ढे बना दिए। फिर जब बाद में बर्फ पिघली, तो यही गड्ढे पानी से भर गए और नैनीताल और भीमताल जैसी खूबसूरत झीलें वजूद में आईं। लेकिन सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानी है वुलर झील की। ये भारत की सबसे बड़ी नेचुरल मीठे पानी की झील है। और कमाल की बात यह है कि इसे किसी ग्लेशियर ने नहीं बल्कि जमीन के अंदर की ताकतों ने बनाया है। जी हाँ, इसका बनना टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल का नतीजा है और यही बात इसे बहुत ज्यादा खास बना देती है। अच्छा, अब पहाड़ों से उतरकर जरा समुद्र तट की ओर चलते हैं। यहाँ क्या होता है कि लहरें और हवा रेत जमा करके एक दीवार जैसी बना देती हैं, जिसे बार कहते हैं। अब इस दीवार के पीछे समुद्र का पानी फंस जाता है और बस बन जाता है एक लगून। भारत की मशहूर चिल्का झील और पुलिकट झील, ये दोनों ऐसे ही बने खारे पानी के बहुत बड़े लगून हैं। और फिर एक और अनोखी झील है, राजस्थान की सांभर झील। ये एक मौसमी झील है और इसका पानी भी खारा है। पर इसकी खासियत यह है कि यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर नमक बनाया जाता है। जी हाँ, वही नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ज्योग्राफिकल फीचर हमारी इकोनॉमी और रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा होता है। और आखिर में बात करते हैं हम इंसानों द्वारा बनाए गए झीलों की। जब भी बिजली बनाने या सिंचाई के लिए नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, तो उनके पीछे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार जमा हो जाता है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से बना गुरु गोबिंद सागर जलाशय इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान भी अपने आसपास के भूगोल को बदल सकता है। तो हमने नदियों के सफर को देखा, झीलों की स्थिरता को समझा, लेकिन अब एक मिनट के लिए जरा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? हम सब जानते हैं कि हमारी धरती को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, है ना? और कहते भी क्यों ना हो, इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है। हर तरफ पानी ही पानी। लेकिन अब आती है एक चौंकाने वाली सच्चाई। इस बेहिसाब पानी में से 97% पानी खारा है, समंदर का पानी, जिसे ना तो पिया जा सकता है और ना ही खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरी धरती पर हमारे इस्तेमाल के लायक मीठा पानी सिर्फ 3% है। सोचिए, सिर्फ 3%, जिस पर पूरी इंसानियत, सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे सब निर्भर हैं। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 3% मीठे पानी का भी लगभग 3/4 हिस्सा यानी 75% बर्फ के रूप में ग्लेशियरों में जमा है, हमारी पहुंच से बहुत दूर। तो असल में जो पानी हमारे इस्तेमाल के लिए बचता है, वो बहुत ही ज्यादा कम है।
ये आंकड़े हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये समझना कि नदियाँ और झीलें कैसे काम करती हैं, ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर पढ़ना नहीं है। ये हमारे अपने भविष्य से जुड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी ज़रूरतों के लिए इन जलमार्गों को बदल रहे हैं, ये सोचना भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि इस कीमती और दुर्लभ संसाधन को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जाए। एक ऐसा खजाना जो हमारी इस धरती को जिंदा रखता है और जो आज खतरे में है। तो आखिर ये बायोडायवर्सिटी है क्या? देखिए, ये सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। असल में ये वो पूरा का पूरा ताना बाना है जिंदगी का, वो पेचीदा जाल जो इस प्लैनेट को रहने लायक बनाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा अदृश्य सिस्टम जो हमारी हवा को साफ करता है, हमारे पानी को फिल्टर करता है और हमारी थाली तक खाना पहुंचाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है धरती पर मौजूद जिंदगी की हर एक वैरायटी और वो सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो इन सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। मतलब ये सिर्फ जंगल में कितने जानवर हैं इसकी गिनती नहीं है, बल्कि उन सब के बीच जो लाखों करोड़ों कनेक्शंस हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, ये उसकी कहानी है। और कमाल की बात यह है कि जिंदगी का ये ताना बाना पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम धरती के पोल्स यानी ध्रुवों से अपनी यात्रा शुरू करें तो वहां जिंदगी की वैरायटी बहुत कम मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो मानो जिंदगी का एक धमाका सा हो जाता है। ये विविधता बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। इक्वेटर के पास के ये जो ट्रॉपिकल इलाके हैं ना, ये जिंदगी के लिए एक तरह से स्वीट स्पॉट है। यहाँ सूरज की रोशनी, तापमान और नमी का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जिसने लाखों सालों से जिंदगी को फलने फूलने का मौका दिया है। इसीलिए इन ट्रॉपिकल क्षेत्रों को ऑप्टिमम बायोम कहते हैं। ये पृथ्वी का कह सकते हैं क्रिएटिव और एनर्जी से भरा दिल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये खजाना इतना बड़ा है तो इसके सबसे कीमती और सबसे ज्यादा खतरे में पड़े हुए हिस्से कहाँ हैं? क्या हमने धरती के कुछ ऐसे इमरजेंसी वार्ड्स या आईसीयू की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी हाँ, और इसका जवाब है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये धरती की वो खास जगह हैं जो दो शर्तें पूरी करती हैं। पहली, वहाँ एंडेमिक स्पीशीज की भरमार हो, यानी ऐसे पेड़ पौधे और जीव जो सिर्फ और सिर्फ उसी एक इलाके में मिलते हैं और कहीं नहीं। और दूसरी शर्त, जो कि बहुत चिंता की बात है, वो ये कि उस इलाके का 70% से ज्यादा कुदरती घर तबाह हो चुका हो। मतलब ये वो खूबसूरत और अनोखे घर हैं जिन पर तबाही का साया मंडरा रहा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 36 हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं। सोचिए, बस 36। हाल ही में 2016 में द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को इस लिस्ट में 36वें हॉटस्पॉट के तौर पर जोड़ा गया था। ये छोटा सा नंबर हमें बताता है कि पृथ्वी के ये सबसे कीमती हिस्से कितने नाजुक हैं और उन्हें बचाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। और यहीं पर भारत की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। भारत दुनिया के मेगा डाइवर्स देशों के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर है। ये दुनिया के उन सिर्फ 18 देशों का क्लब है जहां धरती की ज्यादातर प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात तो है ही, लेकिन ये अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। और जब बात आती है भारत की खजानों की, तो लिस्ट काफी लंबी है। कुछ नगीनों की बात करें तो हमारे पास पूर्वी हिमालय है, जो एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है। दक्षिण में केरल की साइलेंट वैली है, एक ऐसा अछूता जंगल जहां प्रकृति आज भी अपने असली रूप में सांस लेती है। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, जिसे तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। लेकिन इन सभी खजानों पर खतरा मंडरा रहा है। तो इस कहानी के विलन कौन हैं? कौन है वो बड़ी ताकतें जिनसे हम आज भी लड़ रहे हैं? इन्हें द ईविल क्वार्टेट भी कहा जाता है, यानी वो 4 सबसे बड़े दुश्मन जो हमारी बायोडायवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी जानवरों के कुदरती घरों का उजड़ना। हमारी बस्तियों, सड़कों और खेतों के लिए जंगल कट रहे हैं। दूसरा है प्रदूषण, खासकर कीटनाशक जो फूड चेन में नीचे से ऊपर तक जमा होते जाते हैं और जानलेवा बन जाते हैं। तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी प्रजाति का इतनी तेजी से शिकार करना कि उसकी आबादी दोबारा बढ़ ही ना पाए। और चौथा है क्लाइमेट चेंज, जो मौसम और माहौल को इतनी तेजी से बदल रहा है कि प्रजातियां उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये चारों दुश्मन मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ विलेन नहीं है। इस खजाने को बचाने के लिए दुनिया भर में हीरोज भी हैं।
वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें जो इस ग्लोबल लड़ाई को लड़ रही हैं। इन हीरोज में सबसे बड़ा नाम है IUCN, जिसे आप नेचर कंजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। और इसकी रेड लिस्ट जो 1964 में शुरू हुई थी, दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है। ये हमें साफ साफ बताती है कि कौन सी प्रजाति खत्म होने के कितने करीब है। ये एक तरह से हमारी धरती का रिपोर्ट कार्ड है। अब इन प्रजातियों को बचाने की दो मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसे आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट एट होम, मतलब प्रजातियों को उनके कुदरती घरों में ही सुरक्षा देना। दूसरी है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो एक तरह का इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसमें किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक घर से बाहर निकालकर किसी सेफ जगह पर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इन सीटू के उदाहरण हैं हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या हम सिर्फ एक शेर को नहीं, उसके पूरे घर यानी पूरे जंगल को बचाते हैं। वहीं एक्स सीटू के उदाहरण हैं जू, बोटैनिकल गार्डन्स और जीन बैंक्स, जहां प्रजातियों को बचाने के साथ साथ उनकी आबादी बढ़ाने में भी मदद की जाती है। तो इन ग्लोबल स्ट्रैटेजीज के बीच भारत का अपना एक्शन प्लान क्या है? हमारे पास इस खजाने को बचाने के लिए कौन से कानूनी कवच हैं और हम जमीन पर क्या कर रहे हैं? भारत के पास एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल है और वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये कानून सिर्फ जानवरों को बचाने की बात नहीं करता। इसका एक बहुत जरूरी काम है बायोपायरेसी को रोकना। बायोपायरेसी का मतलब है जब कोई बाहरी कंपनी हमारे पारंपरिक ज्ञान या जैविक संसाधनों का इस्तेमाल बिना हमारी इजाजत और बिना फायदा बांटे कर ले। ये कानून पक्का करता है कि इसका फायदा उन लोकल कम्युनिटीज को भी मिले जो सदियों से इन संसाधनों की हिफाजत करते आए हैं। और ये कंजर्वेशन सिर्फ कानून की किताबों तक ही नहीं है, जमीन पर भी बहुत कुछ हो रहा है। भारत में डुगोंग, जिसे प्यार से समुद्री गाय भी कहते हैं, उसे बाघ के बराबर कानूनी सुरक्षा दी गई है। पूर्वी हिमालय की शान रेड पांडा को बचाने के लिए खास कोशिशें हो रही हैं। और सोचिए, महाराष्ट्र ने तो एक खूबसूरत तितली ब्लू मॉर्मन को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है ताकि लोग इन छोटे से परागणों की अहमियत को समझें। ये सारी कोशिशें हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं। ये साफ है कि कंजर्वेशन सिर्फ नेशनल पार्क की बाउंड्री के अंदर नहीं हो सकता। इसे हमारी विकास की योजनाओं, हमारी खेती की नीतियों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम डेवलपमेंट या विकास की परिभाषा को फिर से लिख सकते हैं? असली चुनौती यही है कि हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को दो अलग-अलग, एक दूसरे के दुश्मन न समझें, बल्कि उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू बनाना सीखें। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक हेल्दी इकोसिस्टम ही एक हेल्दी इकोनॉमी की नींव है, तब तक हमारी ये लड़ाई अधूरी रहेगी। इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।